व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल कवल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। बाकी आज मेरे सामने खड़ी है KTM ड्यूक 200 सीसी है। आज मेरे सामने खड़ी है KTM ड्यूक 200 सीसी, और वो भी कौन सी? पुराना BS3। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ इसका एक ओनरशिप रिव्यू। इसके ओनर आपको बताएंगे कि उनको क्या, मतलब उन्होंने ये बाइक ही क्यों ली और क्या उनको इसके फीचर्स लगे हैं। और वो वैसे भी मेरे जो ये भाई है प्रभ मल्होत्रा है इनका नाम। ये स्टंट ज़्यादा करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने यही बाइक क्यों कंसिडर करी। BS6 आती है, ये वैसे भी BS3 है, तो BS6 क्यों नहीं ली, BS3 पे ही क्यों गए। क्या हाल है प्रभ भाई? बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप सुनाओ। बस बढ़िया मेरे भाई। तो भाई सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताओ यार, आपने यही बाइक क्यों कंसिडर करी? क्या रीज़न क्या था? क्योंकि अभी मार्केट में जो है वो BS6 आ गया है, फिर भी आप BS3 पे हो, ऐसा क्यों? भाई देखो, जो BS3 के अंदर पावर मिलती है ना, और जो एक पंच मिलता है भाई, देखो जो BS3 के अंदर जो पावर और पंच मिलता है ना, वो किसी बाइक में नहीं मिलता। मतलब ये लगा लो 200 सीसी सेगमेंट में जो इसका पंच और पावर है ना, वो अभी आप कोई सी भी उठा लो, BS4 उठा लो, BS6 उठा लो, किसी में नहीं है। अब चलाओगे ना, जब आपको अलग ही पावर फील होगी कि हाँ ठीक है, 100 पे जाने के बाद भी रेस देने के बाद झटका मिलता है ना, जो वो इसी में मिलता है मेरे भाई। तो आपने इससे पहले भी कोई बाइक चला रखी है, कोई बाइक ओन करी हो? हाँ, मेरे पास इससे पहले बुलेट थी, उससे पहले मेरे पे FZ थी। हाँ, तो मैं FZ से स्टंटिंग वगैरह भी करता था उस टाइम। हाँ, आप तो आपने KTM से भी स्टंट करा ही होगा। हाँ, इससे भी कभी कभार चलता रहता है। भाई ने पूरी बाइक बनाई भी भाई पूरे स्टंटिंग के लिए ही है भाई। तो पूरी ऐसी है कि रफ एंड टफ चलाने के लिए बना रखी है, बिल्कुल की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो भाई कुछ बताओ मुझे कि इसमें आपको क्या एवरेज क्या दे रही है ये बाइक आपको? देखो, एवरेज अगर हम हाईवे पे चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे, देखो हर किसी का ना अपना अपना चलाने का तरीका होता है। अगर हम इसको बिल्कुल प्यार से तरीके से चलाएंगे, 30 से 35 की एवरेज आराम से निकाल 30 से 35 की एवरेज। अगर आप रफ निक चलाओगे ना, तो 15-20 की फिर भी दे देती है। 15-20 की दे देती है, ठीक है। तो ये बाइक जो है आपने शायद अपने सेकंड हैंड लिए ना? बिल्कुल second हाँ, hand तो क्या क्या सेकंड हैंड लेने के बाद आपको इस बाइक में क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी? देखो यार, मैं तो एक्चुअली आपको सही बताऊं कि मैंने ना ये चेक करवा के नहीं ली थी बाइक। अच्छा, ठीक है, ऐसी उठा ली थी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी एक ना हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो हीटिंग इशू की वजह से ना एक इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जो इसकी कूलेंट और क्या नाम है, इंजन के अंदर ना एक गैसकेट लगी होती है, तो वो फट जाती है। ठीक है, उस पर मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने कूलेंट जैसे डाला, वो अंदर घुस गया और वो पूरे इंजन को ले जाता है। सीज हो गया? चीज़ तो नहीं हुआ खैर, तो आवाज़ें आने लग जाती है, जैसे क्रैंक बोल जाती है, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं तो इतना कहूँगा, क्योंकि ये बाइक ना बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू है। हीटिंग इशू की वजह से वो मेन प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी बंदा बाइक ले तो भाई चेक करवा के ले, अपना कंपनी वगैरह में या किसी अच्छे मिस्त्री के पास। ठीक है। तो बाकी आपको ये बाइक की कॉस्ट क्या पड़ी थी? आपने जो सेकंड हैंड ली थी तो कितनी आपने पे करा? देखो, जब मैंने ली थी ना ये, तो मैंने 60,000 के आसपास ली थी। ठीक है, 60,000 रुपये के आसपास ली थी ये गाड़ी। तो पर उसके बाद जब मैंने इसको खर्चा करा, मेंटेन करते करते ना मेरे से 20 से 30 हज़ार रुपये लगा दिए। क्योंकि देखो, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो 1000 रुपये की सिर्फ, जो गैस किट डलती है, उसके वजह से मेरे को बहुत सारे इश्यूज आ गए थे इसमें। मतलब पहले ही आपको मैकेनिक ने नहीं बताया? मेरे को नहीं पता। देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैंने ली थी ना, तो मैंने एक ट्रस्ट के ऊपर ले ली कि ठीक है भाई ने बोल दिया और मैंने मान लिया। ठीक है, तो बस वही गलती की वजह से मेरे को इस पर पैसे लगाने पड़ गए थे। अदरवाइज़ ये 60, अभी भी अगर आप लेने जाओगे ना, तो 60 से 65 हज़ार के बीच में आराम से मिल जाती है आपको ये वाला मॉडल सेकंड हैंड। हाँ। पर वही है कि आपको थोड़ी बहुत मेंटेन करवानी पड़ेगी। ठीक है। और पर फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है यार, आप इसी की तरफ क्यों गए? KTM की तरफ, ड्यूक की तरफ ही क्यों गए? और कोई और बाइक क्यों नहीं? KTM ड्यूक की तरफ इसलिए क्यों हूँ यार, देखो सिंपल सी बात है, जो मैं पहले भी यही बात बताई, अब भी सेम कहूँगा, जो पावर इसके अंदर मिलती है ना, और कोई बाइक जनरेट करती ही नहीं है। आप किसी में भी चले जाओ, देखो R15 भी आप ऑन करते हो, जैसे आप चलाते हो, तो जो झटका इसके अंदर मिल जाएगा ना आपको, R15 में भी एक बार को नहीं मिलेगा। KTM में पावर की बात तो और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, BS3 के अंदर जो है ना, मतलब अलग ही है इसका हिसाब के। तो अगर जो बंदा चलाता है ना, वही फील कर सकता है कि क्या है। अच्छा, तो बाकी टायर के बारे में बात करूं तो आपको टायर कैसे लगते हैं इसके? क्या लीनिंग करने में कंफर्टेबल? मैंने अभी इसके जो कंपनी फिटेड टायर आते हैं वही हैं। अभी तो टायरों की कंडीशन थोड़ी बेकार है, पर ये बेकार होने के बाद भी इस टाइम पे भी अगर मैं लीन वगैरह करता हूँ तो ये ग्रिप नहीं छोड़ते हैं। ग्रिप नहीं छोड़ते, अच्छी है बहुत, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं दोबारा भी सोच रहा हूँ कि यही डलवा। कौन से टायर डले हुए इसके अंदर कोई डले हुए जो कंपनी MRF रेव के? हाँ वही। तो आगे का जो टायर है वो है हमारा, कितने सेक्शन का टायर है आगे? 110 आगे का है, और पीछे का 150 नंबर के पीछे, 150 का पीछे का। हाँ, 150 सेक्शन का पीछे का जो है 150 सेक्शन का टायर है। तो और आगे का जो है वो 100 सेक्शन, 110 सेक्शन का, 110 नंबर का। हाँ, 110 का सेक्शन का टायर है। बाकी आप चला कितनी चुके हो? चली तो बाकी ये ऐसा कुछ कंसोल दिखता है इसका। और भाई कितनी चला चुका है?
वो 46,000 के आसपास चल गई, मतलब ये देखो मैं 4600 आपको के सही आसपास, बताऊं, हाँ। ये टोटल बाइक चल गई होगी इस टाइम पे वही 50 से 60 हज़ार किलोमीटर के आसपास चल गई होगी, क्योंकि एक बार इसका मीटर ना थोड़ा पानी वानी जाने की वजह से ख़राब हो गया था, तब मैंने चेंज कराया था। अच्छा अच्छा। तो आपने जब ये बाइक परचेज करी थी तो आपने कितने किलोमीटर पे करी थी? मैंने ये करी थी 12 से, तो जब मैंने बाइक परचेज करी थी ना तो ये 10 से 12 हज़ार किलोमीटर शायद इतनी अप्रोक्स चली होगी, 15 हज़ार किलोमीटर के आसपास, क्योंकि जिस बंदे की बाइक थी ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। उसका क्या था, यहाँ से दिल्ली तो पंजाब से दिल्ली सिर्फ आने के लिए नॉर्मल एक टूर मारने के लिए यूज़ करता था, अदरवाइज खड़ी रहती थी। मतलब आप जैसे बता रहे थे कि जिससे आपने बाइक ली थी उसने इसको मेंटेन भी नहीं करा था। हाँ, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं थी उसने, मेरे को लगता है जब से बाइक उसने ली भी होगी ना उसके बाद जो सर्विस भी ढंग से नहीं करवाई होगी उसके अंदर, क्योंकि जब मैंने सर्विस करवाई थी ना इसकी तो 200 से 300 ग्राम इंजन ऑयल निकला था, और क्लच प्लेटें मैंने लेते ही चेंज करवाई थी इसकी उस टाइम पे। तो जब आपने इसकी सर्विस कराई, मतलब कोई नॉर्मल सर्विस कराई ये काम कराने के अलावा? हाँ, नॉर्मल तो करवाते रहता हूँ, देखो करवाते रहते हो। कितनी मेरी आदत है, देखो इसकी सर्विस जो होती है ना 2500-3000 किलोमीटर के आसपास लोग करवाते हैं, बट मेरी आदत क्या है, मैं 18 से 2000 किलोमीटर तक करवा देता हूँ, क्योंकि अपनी चलानी थोड़ी रफ होती है, ठीक है। हम जितनी भी राइड्स वगैरह करते हैं, देखो अगर आप राइड पे जा रहे हैं तो 100 से नीचे तो चलेगी नहीं चलती, ठीक है। 100, 110, 120 नॉर्मल चलती है, तो इसलिए हम क्या नाम है 1800 किलोमीटर पे 2000 किलोमीटर के आसपास में सर्विस करा लेता हूँ, और इसकी सर्विस कॉस्ट आती है सिर्फ 1500 रुपये मैक्स। 1500 मैक्स 1500, मतलब एक मीडियम है। 1500-1600 इसके आसपास आ जाती है। कोई भी आपका पार्ट चेंज होएगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी आपको और कुछ बताओ यार, आपको क्या चीज़ बढ़िया लगी है इस बाइक में, या फिर क्या चीज़? वाइब्रेशन इशू इतना नहीं है, देखो इतना नहीं है, जो माइनर्स है वो भी आप हाई स्पीड पे लेकर हर बाइक में होता है। मैं तो यूँ तो कह रहा हूँ कि अगर आप इनलाइन 4 पे भी जाओगे ना तो उसमें भी हाई स्पीड में तो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत तो मिलेगी, इतना नहीं है, वो इतना फेस करने को आपको नहीं मिलेगा, और इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इसके अंदर वाइब्रेशन इशू बिल्कुल। और हीटिंग इशू तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो जाओगे लेके, और अगर आपने जीन्स नहीं पहनी तो आपका बुरा हाल है, जल जाएगा पैर, पूरा जलेगा पूरा भाई, बहुत बुरी हालत कर देती है। क्योंकि जब ये फैन है ना, जब फैन चलता है इसकी बहुत गंदी हीट आती है, ये लगा लो 2 हेयर ड्रायर आपने ऐसे लगा रखे हैं फुल हीट पे लगा के, ये हालत हो जाती है। हेयर ड्रायर बाल सही करता है, ये हमारे पैरों के बाल सही कर देगा, पैरों के बाल सही जला देगा भाई, ये सही नहीं करेगा, ये जला देगा, प्रॉपर सी बात। बाकी अगर सस्पेंशन की बात करूं, आगे हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ये, बिल्कुल है ना, और WB के सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके अंदर हमारे को, और पीछे मोनोशॉक है, बिल्कुल मोनोशॉक। तो कैसा लगता है पीछे के? भाई एक नंबर है, सस्पेंशन में गड्ढे वड्ढे पता नहीं लगते, छोटे मोटे गड्ढे तो यूं टाप जाती है, हाँ, छोटे निकल जाती है। और बाकी बात रही कि अगर ऑफ रोडिंग वगैरह पे भी जाता हूँ ना, जैसे मेरी आदत है मैं करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि तब भी कोई परेशानी नहीं आती, बहुत बढ़िया चलते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसा मज़ा आ जाता है मतलब ये। और जैसे आपने कहा अभी ऑफ रोडिंग आप करते हो, तो कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ रेडिएटर में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आया इसके अंदर। रेडिएटर गार्ड लगा रखा है पूरा, है ना, छोटा सा मैंने लगा रखा है, बहुत रफ एंड टफ बाइक है ये, कोई इशू नहीं आता ऐसा। ठीक है, तो और कुछ बताओ यार भाई, आपको क्या इस बाइक में कमियां लगती है, या क्या बाइक में आपको बहुत अच्छी चीज़ लगी है इसमें? देखो कमी तो मैं देखो सही बताऊं तो कमी किसी बाइक में भी नहीं होती, और होती भी सब बाइकों में ही है, ठीक है। अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो सारी बाइकें अच्छी हैं, बस यही है कि सिर्फ ये है कि मेंटेनेंस मांगती है बाइक, तो इसको मेंटेन करके रखो और बेस्ट है। टाइम टू टाइम सर्विस दे दो तो कोई कमी नहीं है, अगर टाइम टू टाइम सर्विस नहीं दे रहे तो कमियाँ ही कमियाँ है फिर तो। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल एक रॉ बाइक है यार, बिल्कुल रॉ बाइक है, कोई ABS नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई इसके अंदर, बिल्कुल अपना रॉ मशीन है बिल्कुल, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको चला सकते हैं जैसे आपका दिल करे। बाकी भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है प्रभ मल्होत्रा के नाम से, जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मेरे को एक बात और बताओ यार कि अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको KTM ड्यूक ही चाहिए, जी भाई, ठीक है, तो वो क्या BS3 की तरफ जाए, सेकेंड हैंड लेके BS3 जाए, या वो BS6 ले ले? देखो BS3 ना मैं आपको सही बताऊँ एक प्यार है, आपको सही बताऊँ, ठीक है। बंदा लेने को BS4 भी ले सकता है, BS6 भी ले सकता है, BS3 एक प्यार है, क्योंकि जो पावर का झटका मिल जाता है ना इसके अंदर, जो पावर, अगर जिसको पावर का शौक है, जिसको चाहिए कि हाई स्पीड में मेरे को एक थोड़ा सा पंच चाहिए, ठीक है, तो वो BS3 की तरफ जा सकता है। जिसको भगाने का इतना शौक नहीं है, नॉर्मल चलानी है, नॉर्मल एक राइड करनी है, तो वो BS6 कह रहा था कि अगर जिस बंदे को पावर चाहिए, ठीक है, एक पावर का एक झटका चाहिए नॉर्मल की हाई स्पीड में भी जाएँ और एक फील हो कि हम पावर यूज़ कर रहे हैं, तो BS3 की तरफ जाएँ। और अगर आप रिफाइंड इंजन चाहिए नॉर्मल की, हाँ ठीक है मेरे को राइड करनी है, कोई इतना पावर से मतलब नहीं है, तो BS4 BS6 की तरफ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो भाई कभी टैंक फुल करवाया हो? हाँ, टैंक फुल में। कितने लीटर का टैंक है और कितने लगते हैं आपके फुल कराने में? 700 से 750 के बीच में हो जाती है टैंक फुल, ज़्यादा इतना नहीं आता वो। ये 7 से 8 लीटर का टैंक है इसका, ज़्यादा बड़ा 7 से 8 लीटर का टैंक है, ठीक है।
तो बाकी ये जो आपने मोनोशॉक सस्पेंशन है ये थोड़े से स्टिफ है, तो इसकी वजह से आपको फील होता है कोई गड्ढे, मतलब पिलियन को आप कभी ऐसा पिलियन बैठे हो? सिंपल सी बात है, पिलियन आप चाहे BS6 पे चले जाओ, BS3 पे चले जाओ, BS4 पे सब परेशान होते हैं पिलियन पे। हाँ, इसी से मुझे याद आया भाई, सीट कंफर्ट कैसा है इसका? अगर यूँ लगा लो कि सीट कंफर्ट देखो, जो मैंने तो बहुत ज़्यादा कुशन वो करवा रखे हैं, नहीं तो बुरा हाल हो जाता है भाई। इसकी सीट ड्यूक की सीट की बहुत बुरी हालत ये हो जाती है। पीछे वाला तो कुछ ज़्यादा ही है टाइट। दोनों पीछे अभी मैंने इसके अंदर कुशन करवा रखे हैं, फिर भी है ये। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो और कुछ आपको कमी लगती हो इसमें कि यार ये कमी है जो होनी चाहिए थी बाइक में यार? देखो कमी तो इतनी कुछ खास है नहीं, देखो बस ओके है मेरे लिए, मैं नहीं कहता कि कोई कमी है, ओके है भाई, सेटिस्फाई हूँ भाई अपनी बाइक से। तो भाई जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है अपनी बाइक से, KTM ड्यूक 200 सीसी। बाकी भाई मैं देख रहा हूँ आपने इसमें LED लगवाया हुआ है। हाँ, ये क्या नाम है इसका, जो बल्ब था ना, जो स्टॉक आता है, वो हेलोजन था। वो हेलोजन था और बहुत ज़्यादा लाइट डिम थी, मतलब यूँ लगा लो कि रात के समय तो दिक्कत ही हो जाती थी। लाइट की विजिबिलिटी एक पहले नाम की लाइट जलती थी कि हाँ लाइट जल रही है, सिर्फ सामने वाले बंदे को पता लग जाए कि बाइक आ रही तो है। अब इसकी लाइट की विजिबिलिटी अब तो एक बहुत नंबर अच्छी हो गई है है। भाई, एक नंबर है। एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं लगती आपको कि एक्स्ट्रा की जरूरत हो? लगती, इसको लगाने के बाद नहीं लगती, पहले लगती थी कि हाँ कुछ लगा दूं, बट तो आप अगर इस बाइक पे कोई टूर कर चुके हो, कोई लंबा टूर जा चुका हूँ, दो टूर करे हैं मैंने इसके अंदर अमृतसर के, और अभी भी आगे करने ही है। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। बाइक ने मेरे को थकाया नहीं पूरे रास्ते, सबसे बड़ी चीज़ थी ना मेरी कोई बैक पेन हुई, कुछ भी नहीं। ईजिली गया हूँ, ईजिली आया हूँ। सिंगल राइड करी थी, सोलो राइड करी थी और मैंने। ऐसा नहीं हुआ कि बाइक बीच में मिसिंग मार रही है या कुछ? नहीं, कोई ऐसा परेशानी नहीं थी मेरे को मिसिंग विसिंग की। देखो यार सिंपल सी बात है, मैं अगेन वो सेम बात बोलूँगा कि अगर आप बाइक आपकी मेंटेन है ना, तो आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आती। आलू के परांठे खा लो गाइस। वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहेंगी, यही है दादा बस। तो ठीक है, तो भाई जो भाई है हमारे प्रभ भाई, वो बिल्कुल खुश है इस बाइक से। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहा है इस बाइक को लेने के लिए तो जा सकता है BS3 पे। बाकी मैं एक राइड रिव्यू भी आपको दे दूंगा इस बाइक का, और बता दूंगा कि BS3 और BS6 में क्या डिफरेंस है। जैसे भाई बता रहा है कि यार BS6 और BS3 में BS3 ज़्यादा पावरफुल है BS6 के मामले में, तो आप एक बार ही जा सकते हो। अब तो शायद मेरे ख्याल से ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बिल्कुल डिसकंटिन्यू है, बहुत टाइम हो गया उसको, और बहुत रेयर ही मिलती है। रेयर ही मिलती और है। अगर मिलेगी भी ना तो मेंटेन नहीं मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि 2012-13 के मॉडल हैं ये, ठीक है, तो बहुत रेयर ही मिलेंगे, और मिलेंगे में तो बहुत आपको मेंटेन बहुत ज़्यादा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं मेंटेन मिलती है तो आप आंखें बंद करके उठा लो गाड़ी, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा भाई कह रहे हैं, अगर आपको मिलती है तो भाई जाके आप उठा लो बाइक। ठीक है, भाई पैसे दे देगा। ठीक है, तो भाई आपकी चॉइस है, आपको BS3, आप एक बारी राइड रिव्यू भी देख सकते हो। मैं आपको एक राइड रिव्यू भी दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि BS6 और BS3 में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा तो ये थे जो भाई ने आपको बताया, इनकी क्या डिसएडवांटेजेस है या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो अगर होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।